वेलकम टू द स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में टॉपिक रहेगा व्यापार संतुलन। आज का प्रश्न है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार ने व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यापार संतुलन क्या होता है। किसी देश का व्यापार संतुलन उस देश के आयातों तथा निर्यातों के संबंध को बताता है। व्यापार संतुलन एक ऐसा विवरण होता है जिसमें वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। व्यापार संतुलन में केवल दृष्ट निर्यातों जो दिखाई दे रहे हैं हमें, जो निर्यात किए जाती हैं चीज़ें, तथा आयातों को ही सम्मिलित किया जाता है। जो अदृश्य रूप से हो रहा है उन निर्यातों तथा आयातों का उसमें कोई हिसाब नहीं रखा जाता। किसी देश का व्यापार संतुलन उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल दोनों हो सकता है। जब दो देशों के बीच आयात निर्यात बराबर होते हैं तो व्यापार संतुलन की स्थिति होती है। यदि देश ने निर्यात अधिक किया है तथा आयात कम तो व्यापार संतुलन अनुकूल कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि आयात अधिक तथा निर्यात कम किया गया है तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति होगी। भारत सरकार द्वारा व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो आइए अब हम देखें। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले व्यापार संतुलन यानी 1939 और 44 या 45 तक जो भी युद्ध की स्थिति थी, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उससे पहले व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल ही रहता था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारत का व्यापार संतुलन निरंतर प्रतिकूल होता गया। भारत सरकार ने व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब वो कौन कौन से कदम हैं जो भारत सरकार ने उठाए हैं? नंबर 1, निर्यात प्रोत्साहन द्वारा। निर्यातों को प्रोत्साहन देकर व्यापार संतुलन को अनुकूल करने का उपाय सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। देश के निर्यात व्यापार को सुनियोजित और संगठित ढंग से बढ़ाने के लिए उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में एक संगठन बनाया गया। इसी मंत्रालय के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़ और इलायची के लिए 4 अलग बोर्ड हैं। विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदें बनाई गई जो अपनी अपनी वस्तुओं के लिए विदेशी मंडियों की जांच करती थी, वस्तुओं के लेवल निर्धारित करती थी, शिकायतें दूर करती थी तथा उनका प्रचार करती थी। विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, बोर्डों और अन्य निर्यात संस्थाओं के काम में तालमेल स्थापित करने के लिए इन संगठनों की जो शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय निर्यात संगठनों का संघ बनाया गया और इसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ ट्रेड या व्यापार मंडल। और इसकी स्थापना मई 1962 ईस्वी में हुई। देश के विदेशी व्यापार से संबंधित समस्याओं और नीतियों के बारे में सलाह देना, सुझाव देना इस बोर्ड का कार्य है। निर्यात वस्तुओं की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए और जहाज पर लादने से पहले माल का सुनियोजित ढंग से नियंत्रण करने के लिए एक निर्यात निरीक्षण संस्था बनाई गई है। इसके कारण विदेशी मंडियों में भारतीय माल की प्रतिष्ठा बढ़ी है। व्यापार विकास प्राधिकरण नामक एक विशेष संगठन भी बनाया गया है जो निर्यात उत्पादन और बिक्री के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है। भारत का राजकीय व्यापार निगम अब एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था माना जाता है। यह लगभग 140 वस्तुओं का निर्यात करता है। दूसरा, आयातों पर प्रतिबंध लगाना। व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए एक दूसरा प्रभावशाली उपाय देश के आयातों को कम करना है।
आयातों यानी बाहर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, जिसके बदले में हमें हर प्रतिवर्ष बहुत पैसा दूसरे देशों को देना पड़ता है, वो हम कम मंगाएं या उनका उत्पादन अपने देश में बढ़ाएं। आयातों की मात्रा को कम करने के लिए आयातों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध अथवा कर लगाए जाते हैं। भारत सरकार ने आयात नीति में आयातों को कम करने का प्रयास किया है। नंबर 3, अवमूल्यन द्वारा। मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा भी एक देश अपने प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक कर सकता है। अवमूल्यन से अभिप्राय देश की मुद्रा के विदेशी मूल्य को कम करने से होता है। अवमूल्यन के द्वारा देश के निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा आयातों की मात्रा को कम किया जा सकता है। भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया। इसके पश्चात 6 जून 1966 ईस्वी को और पुणे जुलाई 1991 ईस्वी में रुपये का अवमूल्यन किया गया। रुपये का अवमूल्यन होने से निर्यातों में वृद्धि हुई तथा व्यापार संतुलन कुछ अनुकूल हुआ, परंतु कुछ समय पश्चात व्यापार संतुलन फिर प्रतिकूल होता गया। और चौथा पॉइंट है मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करके। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। मुद्रा प्रसार, मॉनेटरी इन्फ्लेशन हो जाना, अर्थात मुद्रा को ज़्यादा छाप देना या लोगों के पास रुपया होर्डिंग हो जाना बहुत अधिक, जिसके परिणाम स्वरूप 1993 ईस्वी में मुद्रा प्रसार की दर जो 17% तक पहुंच गई थी, वो घटकर 7% तक आ गई। लेकिन मई 1994 ईस्वी में यह दर फिर बढ़ने लगी और 11.8% हो गई। मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करने से ही व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है। 5वां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण द्वारा। व्यापार संतुलन को अनुकूल करने के लिए तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे, नीतियों का निर्माण करना होगा जिससे आंतरिक मांग में वृद्धि ना हो। जनसंख्या बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो लोगों की देश के अंदर मांग बढ़ेगी, तब निर्यात कम होगा। भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और छठा और लास्ट पॉइंट है कृषि उत्पादन में वृद्धि द्वारा। भारत जैसे विकासशील देश में व्यापार संतुलन को अनुकूल करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास लगातार किए जाने चाहिए, क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या जो कि ग्रामों में निवास करती है और एग्रीकल्चर पर, कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके आयातों में कमी की जा सकती है और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और अपने व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स वेरी मच।